हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम आरजीएस मेंस आंसर राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन डिस्कस, इसका आंसर आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो इस सेक्शन से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, दो बार। तो 2017 में आया था आरजीएस 2017 में, और 2024 में भी जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर भी आया था। ठीक है, तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं डेली आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन डेली आपको अभी कराऊंगा, जिससे कि आईपीसी और ये इंडियन एविडेंस एक्ट से, और जो बाकी ये जो आपका एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, इलस्ट्रेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए वो सही हो जाए आपका। ठीक है, यहाँ से गलती ना हो। ठीक है, तो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इस क्वेश्चन को आप लिख लो एक 4 साइज पेज में, या जो कॉपी आपने डाल रखी है मेंस आंसर राइटिंग, एक कॉपी अलग से डाल लो, उसमें डेली आप आंसर कीजिए। ठीक है, डेली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आपको अभी डेली लिखना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, 2 महीने कम से कम मिलेंगे। ठीक है, मेंस के लिए तो आप कॉपी एक डालो, क्रिमिनल और सिविल की दोनों अलग अलग डालो। ठीक है, और हिंदी ऐसे की, इंग्लिश ऐसे की अलग कॉपी डालो। ठीक है, डेली एक एक ऐसे लिखना है हिंदी इंग्लिश का, और डेली आंसर लिखना है क्रिमिनल का और सिविल का, दोनों का लिखना है। ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करें। आज का इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा कैसे आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सबके एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करें। तो आज का क्वेश्चन है हैरी, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, यानी 3 नंबर में ही दे देगा। ठीक है, 3 नंबर में आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का, हरी प्रोसिक्यूटेड कालू फॉर एडल्ट्री विथ हिज वाइफ नीलू। कालू डिनाई दैट नीलू इज वाइफ ऑफ हरी। द कोर्ट कन्विक्ट कालू फॉर एडल्ट्री। आफ्टरवर्ड नीलू इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगमी इन मैरिंग कालू ड्यूरिंग हरी लाइफ टाइम। Nilu said that she never married to Hari. Hari produced copy of the judgment wherein Kalu was convicted for adultery with Nilu. Whether judgment in this case Kalu is relevant against the Nilu, explain against the Nilu. ठीक है, तो कालू वॉज कन्विक्टेड फॉर एडल्ट्री विथ नीलू। वेदर द जजमेंट अगेंस्ट द कालू इज रिलेवेंट अगेंस्ट द नीलू, एक्सप्लेन द ब्रीफ विथ रिलेवेंट प्रोविजन। इसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में, और रिलेवेंट प्रोविजन आप लोगों को लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में आपको ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, छोटा सा आंसर आपको लिखना है। और इतना टाइम मिलता है, टाइम बहुत कम रहता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा सही से आंसर लिख के, और ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है कि सारा टाइम इसी पे वेस्ट कर दो। ठीक है, तो या तो इसका कम टाइम में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसको अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो अब हिंदी, ये सेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो अब हिंदी में देख लेते हैं। हरी कालू को अपनी पत्नी नीलू के साथ जारता हेतु अभियोजित करता है। कालू इस बात से इनकार करता है कि नीलू हरी की पत्नी है। न्यायालय कालू को जारता हेतु दोषित कर देता है। तत्पश्चात हरि के जीवन काल में द्विविवाह करने हेतु नीलू को अभियोजित किया जाता है। नीलू कहती है कि कभी उसने कभी हरि से विवाह नहीं किया। हरि उस निर्णय के प्रति पेश करता है जिसमें कि कालू को नीलू के साथ जारता हेतु दोषित किया गया था। ठीक है, क्या कालू के विरुद्ध पारित निर्णय नीलू के विरुद्ध सुसंगत है? सुसंगत प्रावधान सहित संक्षिप्त स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या ये सुसंगत है? तो ये अगर सुसंगत है तो प्रावधान, उस लॉ का जो कानून, रिलेवेंट लॉ आपको लिखना है, और संक्षिप्त में इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मैं लिख के लेके आया हूँ, और आप इसी फॉर्मेट में आंसर आपको लिखना है कॉपी के अंदर। ठीक है, तो आंसर द जजमेंट, यहाँ से आंसर आपको लिखना है। द जजमेंट पास इन केस ऑफ लाल कालू इज इरिलेवेंट अगेंस्ट द नीलू। तो वो
विसंगत है, यानी कि जो जजमेंट पास हुआ था कालू के खिलाफ, ठीक है, वो इरिलेवेंट अगेंस्ट था नीलू, ठीक है। ये जो इलस्ट्रेशन है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, कहाँ से ली गई, वो फिर आपको डिस्कस करना है नीचे, ठीक है। कौन से सेक्शन से ली गई, कौन से सेक्शन से ये इलस्ट्रेशन लिया गया है, ये इतना आप लिखोगे तो आपको नंबर काफ़ी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। पहले तो आपको ये लिख देना है, जजमेंट पास इन केस ऑफ कालू इज इरिलेवेंट अगेंस्ट द नीलू, ठीक है। This illustration shall be given under section 43 and illustration B of Indian Evidence Act, यानी 43 का ये illustration कौन सा है, B है, ठीक है। तो डील विथ इंडियन एविडेंस एक्ट का, यानी 43 डील करता है, किससे करता है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जजमेंट और ऑर्डर डिक्रीज आर इरिलेवेंट अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज फैक्ट इन इश्यूज is relevant under some other provision of this act, और आल्सो रिलेवेंट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है BSA है, उसका कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन 47, सेम सेक्शन है 47 में दे रखा है यही चीज़ें, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट का। यहाँ पे 2024 में भी RGS 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था और 2017 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, इस सेक्शन का इलस्ट्रेशन है, तो सारे इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार आप रीड कर लें, ठीक है, सारे, ठीक है। ऐसे आपको आंसर लिखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन बी कहता है, तो ये इलस्ट्रेशन कौन सा है, बी था, ठीक है। ये भी आपको लिखना है कि ये कौन सा इलस्ट्रेशन, इतना भी याद रहता है तो काफ़ी आपको नंबर मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप ये सारी बातें लिखते हो तो आपको तीन में से 2.5 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। या तो फिर अगर ये सब चीज़ें नहीं लिखते हो तो आपको यहाँ 1.5 नंबर दे के वो छोड़ देता है, ठीक है, 1.5 या 2 नंबर, ठीक है। अगर आप पूरा आंसर लिखते हैं तो पूरे 2.5 नंबर तक तो आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। 3 में से 3 तो किसी को नहीं देता, लेकिन 2.5 नंबर तो आराम से, अगर आप अच्छा आंसर लिखते हो 2.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए प्रोसिक्यूटेड बी फॉर एडल्ट्री विथ सी ए वाइफ, बी डिनाई दैट सी इज a wife, but the court convicted B adultery. Afterward, C is prosecuted for bigamy in marrying B during a lifetime. C say that C never was a wife. ठीक है। तो जजमेंट अगेंस्ट बी इज इरेलेवेंट अगेंस्ट द सी, ये सेम इलस्ट्रेशन यानी कि सेक्शन 43 का में दे रखा है, ये सेम इलस्ट्रेशन के ये वर्ड चेंज करके आपको एग्जाम में दे देता है, ठीक है, एक प्रॉब्लम बना के दे देता है ऐसी। तो आप इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है IPC के और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो ये दोनों को आपको मिक्स करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके रिलेशन सारे आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता, इंडियन एविडेंस से पूछ लेता है इलस्ट्रेशन बेस से, ठीक है। और बाकी तो देखते, और भी बाकी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो सारे मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आज आपके लिए ये, यहाँ से आप आंसर इसका अच्छे से लिख लो, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बाकी जो सारे जो इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है वो सारे 1 बाय 1 करके सारे में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट अगेंस्ट द सी, ठीक है। तो उत्तर हिंदी में कैसे लिखना है वो आप हिंदी में भी लेके आए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये सेशन, ठीक है। कालू के विरुद्ध पारित निर्णय नीलू के विरुद्ध क्या है, विसंगत है। जो कालू के विरुद्ध जो निर्णय पारित किया गया था वो नीलू के विरुद्ध क्या है, विसंगत है, ठीक है, इररिलेवेंट है। यह दृष्टांत धारा 43 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दृष्टांत ख में कहा गया है। ये बात किसी धारा यानी कि 43 और दृष्टांत है वो ख के अंदर बात कही गई है, ठीक है। तो धारा 43 डील करती है निर्णय आदेश, जो धारा जो 43 है 43 है वो किससे संबंधित है वो हम नीचे डिस्कस करते हैं, ठीक है। निर्णय आदेश या डिक्रियां विसंगत है जब तक कि ऐसे निर्णय आदेश या डिक्री का आज अस्तित्व विवादक तथ्य न हो या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत ना हो, ठीक है। तो ये दृष्टांत ख कहता है, क अपनी पत्नी ग के साथ जारकर्म करने के लिए ख का अभियोजन करता है। वह इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग की पत्नी है, किंतु न्यायालय वह को जारकर्म के लिए दोषित करता है। तत्पश्चात क के जीवन
काल में ख के साथ विवाह करने पर द्विविवाह के लिए ग अभियोजित की जाती है। ग कहती है कि वह क की पत्नी नहीं थी। क के विरुद्ध दिया गया निर्णय ग के विरुद्ध विसंगत है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इरिलेवेंट है। ठीक है, विसंगत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर अभी आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपको बताना है। ठीक है, लिखना है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये आईपीसीसी से, वो इंडियन एविडेंस एक्ट। इंटेंशनली कोज जेड डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिट टू गिव जेड टू फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। What offense, if any, has been committed by A? Support your answer with help the provision of law and illustrations। ये 3 नंबर का है। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए कौन सा सेक्शन से लिया गया है और क्या यह है ए ने कोई ऑफेंस किया है। अगर किया है तो आपको बताना है। ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं ये सेम चीज़। क अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके, ठीक है, अंशतः यह को पीट कर आशय की मृत्यु कारित करता है। क द्वारा क्या अपराध किया गया है, यदि कोई हो तो कानून के प्रावधानों और उदाहरणों की मदद से आपको उत्तर का समर्थन या लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है पहले। ठीक है, आप इनको अच्छे से लिख लें और ऐसे आंसर आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यस लिखना है। ठीक है, पहले यस लिखना है। ए हैज़ कमिटेड, ए ने क्या किया है, मर्डर किया है यहाँ पे। ठीक है, दिस इलस्ट्रेशन शैल बी गिवन अंडर सेक्शन 36 ऑफ इंडियन पेनल कोड, इफेक्ट कोज पार्टी बाय एक्ट, पार्टी बाय ओमिशन। तो यहाँ पे 2 चीज़ें एक्ट हो रहे हैं, एक तो एक्ट हो रहा है और पार्टी बाय ओमिशन। ठीक है, एक तो उसको खाना नहीं दे रहा, ठीक है, दूसरा उसको पीट रहा है। ठीक है, तो ये क्या, मर्डर, ए हैज़ कमिटेड मर्डर। ठीक है, wherever the causing of Seratian effect and attempt to cause that effect by act of the omissions is a offense. It is understood that causing of that effect party by act and party by omission in the same offense. ठीक है, तो उत्तर हिंदी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना, हाँ लिखना है। फिर कह कि क ने क्या किया है, हत्या की है। क ने मर्डर किया है, ठीक, हत्या की है। तो यह दृष्टांत धारा 36 भारतीय संहिता 1860 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 36 कहती है अंशतः कार्य द्वारा, अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। ठीक है, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा, किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना क्या है, अपराध है। तो उसने कौन सा ऑफेंस किया था, मर्डर किया था। ठीक है, तो वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा या और अंशतः लोभ का कारित किया जाना वही अपराध है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, तो पहले में तो क ने हत्या की थी। ठीक है, तो क्या किया था, हत्या की थी। ये दृष्टांत 36 धारा 36 भारतीय साक्ष्य अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो फिर आपको एक्सप्लेन कर देना धारा 36 को नीचे। ठीक है, ये कहाँ से, ये इलस्ट्रेशन भी आप लिख दो तो काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो आज के सेशन में ये 2 क्वेश्चन थे और बाकी हम इसका अगले नेक्स्ट सेशन में जो क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन अब टेस्ट कराऊंगा अगले नेक्स्ट टेस्ट यानी सेकंड। ये तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन थे। और ठीक है, जाते जाते एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसका पीडीएफ आपको जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और सेशन को एक बार चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, इससे मैं आपको एविडेंस एक्ट के और भारतीय ये आईपीसी के और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो भी इलस्ट्रेशन से बनते हैं वो सारे मैं डिस्कस कर लूँगा, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहे सेशन। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।